हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजिक्स क्लासेस। हम लोग देख रहे हैं कॉजेज ऑफ डिजीज़ और वाई वी डू फॉल इल। और उसमें हम लोग ने अभी तक डिस्कस कर लिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ दैट इज़ कॉज्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजन सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस एंड सम वर्म्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स दैट इज़ रिलेटेड विद द डिजीज़, जैसे कि पेंडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक क्या होता है, एंडेमिक क्या होता है, स्पोरेडिक क्या होता है। उन सभी के बारे में आज हम लोग डिटेल्स देखेंगे। तो चूँकि आजकल कोरोना काल चल रहा है, कोरोना डिजीज़ पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला हुआ है। तो क्या बोल रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। तो इसी फैलाव के कारण मतलब कि ये जो डिजीज़ है कितना स्प्रेड हो सकता है, उसके आधार पर 4 टर्म दिए गए। मतलब कि डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ स्प्रेड ऑफ द डिजीज़, उसके आधार पर जो डिजीज़ है उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, सच एज एंडेमिक, एपिडेमिक, पैंडेमिक एंड स्पोरेडिक डिजीज़। ओके, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एंडेमिक डिजीज़। अब ये एंडेमिक डिजीज़ क्या है? तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो डिजीज़ कितना फैला हुआ है, कितने एरिया को कवर कर रहा है, उसी के आधार पर हम लोग बोल रहे हैं कि 4 टाइप्स ऑफ डिजीज़ होते हैं। तो उसमें जो एंडेमिक होता है मतलब कि ये एक बहुत ही छोटे से एरिया में, एक कन्फाइंड एरिया में या रीजन में फैला हुआ रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंडेमिक डिजीज़। क्या बोल रहे हैं कि जो कम कन्फाइंड एरिया में, एक ये कन्फाइंड रीजन में फैला हुआ है, उसको हम लोग एंडेमिक डिजीज़ बोलते हैं। और इसका बेहतर एग्जाम्पल क्या है? मलेरिया। मलेरिया क्या है? मलेरिया इज़ एंडेमिक टू सर्टेन पार्ट्स ऑफ अफ्रीका। जो मलेरिया है वो कुछ अफ्रीका का कुछ पार्ट में फैला हुआ है। उसी तरीके से येलो फीवर है जो साउथ अफ्रीका के कुछ पार्ट में फैला हुआ है। तो चूंकि ये इसका एरिया, इसका कन्फाइंड एरिया एक छोटा सा एरिया है, ये छोटे से रीजन में फैला हुआ है, तो वैसे टाइप के डिजीज़ को हम लोग एंडेमिक डिजीज़ बोलते हैं। तो क्या है कि अगर कोई बंदा या कोई व्यक्ति इस एरिया में ट्रैवल करते हैं तो वो आसानी से उस बीमारी से, उस डिजीज़ से ग्रसित हो सकते हैं, उनको डिजीज़ हो सकता है। तो उनको प्रॉपर जाने से पहले प्रॉपर सैनिटाइज किया जाता है, प्रॉपर मेडिसिन दिया जाता है और बोला जाता है कि उन सभी एरिया में ना जाएं। तो हम लोग बात करेंगे कि उस डिजीज़ को, उस एंडेमिक डिजीज़ को कैसे रोका जा सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग को रोकने के लिए सबसे पहले वैक्सीनेशन करवा लीजिए। कौन सा? जिस डिजीज़ के लिए आपको लग रहा है डर, तो उसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, वैक्सीनेशन करवा लीजिए। लेकिन अगर जैसे इन केस ऑफ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, मलेरिया रीजन्स की बात करते हैं या येलो फीवर रीजन्स की बात करते हैं, तो वहाँ अगर जा रहे हैं तो आप मलेरिया का इंजेक्शन ले लीजिए, वैक्सीन करवा लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर वहीं मान लीजिए कि आप वैक्सीनेशन नहीं करवा पाए, तब क्या करिए? तो आप सफिशेंट अमाउंट्स में जो जो रिलेटेड मेडिसिन है वो ट्रैवल करने के दौरान आप रख लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मलेरिया के लिए अगर मलेरिया कंट्री में जा रहे हैं, जैसे साउथ अफ्रीका में जा रहे हैं या अफ्रीका में जा रहे हैं, तो आपको सबसे मलेरिया के जो इफेक्टिव ड्रग्स है दैट इज़ कॉल्ड द क्लोरोक्विन, वो आप रख लीजिए। या उसके एवज में उसके इक्विवेलेंट कोई और ड्रग्स है, उन सभी को रख लीजिए कि ताकि उस जगह जाने के बाद अगर कोई सिम्टम्स अकरिंग होती है तो आप मेडिसिन लेकर बच सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो वैसा ड्रग्स जो पहले ही प्रिवेंटिव तौर पर लिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं, वैसे ड्रग्स को बोलते हैं हम लोग प्रोफाइलैक्टिक ड्रग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि देखिए यहाँ पर लिखा है कि सच ड्रग्स दैट हेल्प्स टू प्रिवेंट यू गेटिंग ए डिजीज इज कॉल्ड प्रोफाइलैक्टिक ड्रग्स, उसको बोलते हैं। और अगर मान लिया कि आप एयर से ट्रैवल कर रहे हैं, थ्रू एयर या प्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं, तब वहाँ आने के बाद, वहाँ से आने के बाद सारे को सैनिटाइज करना भी ज़रूरी है।
ठीक है, तो पूरे एयरक्राफ्ट को दैट पासेस दैट एरिया आर स्प्रेड विथ इंसेक्टिसाइड्स टू किल द इन्फेक्टिव एजेंट्स। ठीक है, तो उस अगर एरिया से क्रॉस कर रहे हैं कि ताकि वो डिजीज़ उस एरिया में, उस प्लेन में कहीं तो सेटल डाउन नहीं कर गया, तो उन सभी को, क्योंकि अगर वो एरिया में, जैसे एक बार ऐसे सोचिए कि आप यहाँ से अफ्रीका गए, अफ्रीका से वो जहाज़ फिर इंडिया आया, तो इंडिया आने के बाद उसको अगर सैनिटाइज नहीं करेंगे तो वो जो माइक्रोब्स हो सकता है वहाँ पर इंटर कर चुका होगा, वो यहाँ पर इंडिया में स्प्रेड होना शुरू कर जाएगा। तो इस तरीके से वो पूरे कंट्री में फैलाव हो सकता है। तो उन सभी से रोकने का यही सब एक मेथड है कि सबसे पहली बात, अगर आप जाते हैं उस कंट्री में तो आप अपने आप को वैक्सीनेशन करवाइए। अगर वैक्सीनेशन करवाने का टाइम नहीं मिला तो एटलीस्ट ड्रग्स ले लीजिए, मेडिसिन ले लीजिए, क्लोरोक्विन वगैरह ले लीजिए। और अगर प्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ से आने के बाद सारे चीज़ को इंसेक्टिसाइड्स या क्या उसको बोल सकते हैं, सैनिटाइज करना ज़रूरी है। तो ये तो हुआ क्या चीज़, एक छोटे से एरिया में स्प्रेड कर रहा है डिजीज़, जिसको हम लोग बोल दिए एंडेमिक डिजीज़ बोल दिए। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ डिजीज़, दैट इज एपिडेमिक डिजीज़। एपिडेमिक डिजीज मीन्स, एपी मीन्स होता है अपॉन एंड डेमोस मीन्स होता है पीपल। तो मतलब अब इसका एरिया पुराने यानी एंडेमिक डिजीज से दायरा बढ़ेगा। मतलब कि वहाँ एक छोटे से रीजन के लिए डिजीज़ हो रहा था, छोटे रीजन में डिजीज़ हो रहा था, अब उस छोटे रीजन से डिजीज़ निकल कर और एरिया में फैलाव हो रहा है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं, इंडियन की बात करते हैं, तो अगर इन केस दिल्ली में कोई डिजीज़ हुआ तो उस समय के लिए वो एंडेमिक डिजीज़ कहलाएगा। लेकिन अगर वही डिजीज़ वो उस एरिया से स्प्रेड होकर जम्मू कश्मीर चला गया, उधर साउथ में केरला तक चला गया, गुजरात, मुंबई, बिहार, झारखंड, इधर आसाम तक पहुंच गए, यानी थ्रू आउट दी अगर कंट्री वो फैल गया, तो सच टाइप ऑफ डिजीज़ इज कॉल्ड एपिडेमिक डिजीज़। So here it is written, it refers to the disease that spread rapidly and extensively by infection affecting a large number of people in area, region और country। तो क्या हुआ कि वो इतना जल्दी रैपिडली वो इंक्रीज कर रहा है, फैलाव हो रहा है, जिसके कारण वो एक लार्ज मास को, एक लार्ज पॉपुलेशन को इन्फेक्ट कर रहा है। तो वैसे डिजीज को हम लोग बोल देते हैं एपिडेमिक डिजीज। ठीक है, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है कि इंडिया में एक बार 1994 में एक प्लेग फैला था जिसको नाम दिया गया था न्यूमोनिक प्लेग, और ये इसकी स्टार्टिंग पॉइंट थी सूरत, गुजरात, और वहाँ से धीरे 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 पूरे ऑल ओवर इंडिया में पूरा फैल चुका था। तो इसको हम लोग एपिडेमिक डिजीज़ की बात करते हैं, और उसमें लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन की डेथ हुई। ठीक उसी तरीके से एक यूरोप में डिजीज़ हुआ था जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक डेथ, और ब्लैक डेथ इज़ नथिंग बट इट इज़ ऑल्सो ए प्लेग दैट अकर्स इन 1380। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या डिजीज़ के बारे में, एपिडेमिक डिजीज़ के बारे में बोलते हैं। तो सबसे पहली बात क्या बोलते हैं कि ये लार्ज एरिया को इन्फेक्ट कर रहा है और बहुत जल्दी रैपिडली इन्फेक्ट कर रहा है, मतलब दिस डिजीज़ इज़ हाईली इन्फेक्शियस। सो हियर इट इज़ रिटन, epidemic disease are highly infectious disease that spread very fast. These cause devastating and long term impact on population। और इसका एग्जाम्पल क्या है, दैट इज फर्स्ट इज ब्लैक डेथ इन यूरोप दैट अकर्स इन 1380, और इसको हम लोग ब्यूबोनिक प्लेग भी बोलते हैं। और इसको ब्लैक डेथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस समय जब प्लेग हो रहा था तो बॉडी ब्लैकिश नेचर का हो गया था, काला काला होना शुरू हो गया था, जो फोले निकल रहे थे शरीर के ऊपर, ब्लैक पस उसमें कंटेन किए हुए थे, इसीलिए इसको हम लोग ब्लैक डेथ बोलते हैं। तो दिस ब्यूबोनिक प्लेग was spread across the Europe and caused millions of deaths. In some area half or one third of population was wiped out। मतलब वहाँ पर उस समय जब हुआ था यूरोप में तो लगभग मिलियंस पीपल्स डेथ हो गए थे, 1/3 पॉपुलेशन लॉस हो गया था। और ठीक उसी तरीके से जो दूसरा एग्जाम्पल है दैट इज न्यूमोनिक प्लेग। न्यूमोनिक प्लेग क्यों बोलते हैं, तो न्यूमोनिक मीन्स निमोनिया, और निमोनिया किस में होता है, लंग्स में होता है, मतलब दिस प्लेग इज रिलेटेड विथ लंग्स।
So that's why it is called the pneumonic plague that occurs September 1934 in India। और इसका जो ओरिजिन पॉइंट था वो था सूरत में, और उस सूरत से फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, और उस समय ये पूरे एक लार्ज पॉपुलेशन को डेथ कर दिया था, मार दिया था। जो एंडेमिक डिजीज़ है वो एक छोटे से एरिया में कन्फाइन कर रहा था, उसी से आउटब्रेक हुआ, पूरे कंट्री में अगर वो फैल गया, दिस इज कॉल्ड द एपिडेमिक डिजीज़। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दैट इज पैंडेमिक डिजीज़। अब पैंडेमिक डिजीज़ क्या है, तो वो एक कंट्री को नहीं, ये पूरे कंट्री को थ्रू आउट द वर्ल्ड ये स्प्रेड होना शुरू हो गया, तो वैसे डिजीज़ को हम लोग पैंडेमिक डिजीज़ बोलते हैं। और आजकल एक बहुत बढ़िया हम लोग के सामने एग्जाम्पल है कोरोना। ओरिजिन कहाँ हुआ, चाइना से ओरिजिन हुआ, और ये पूरे थ्रू आउट द ग्लोब, पूरे वर्ल्ड को इन्फेक्ट कर दिया। सो ऐसे डिजीज़ को हम लोग बोलते हैं पैंडेमिक डिजीज़। तो चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ पैंडेमिक डिजीज, पैन मतलब ऑल, डेमोस मतलब तो पॉपुलेशन, ये पीपल, तो इट रेफर्स टू एन एपिडेमिक फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन डिजीज दैट स्प्रेड थ्रू a population across a large region, for instance यानी फॉर एग्जांपल ए कॉन्टिनेंट और इवन वर्ल्ड वाइड। और वैसे को हम लोग डिजीज़ को हम लोग बोल दिए पैंडेमिक। तो पैंडेमिक डिजीज़ रेफर करने के लिए, पैंडेमिक डिजीज़ को नाम देने के लिए 3 बातें को ध्यान रखा जाता है। सबसे पहली बात कि वो डिजीज़ जो है वो पॉपुलेशन के लिए नया डिजीज़ है। सो हेयर इट इज़ रिटन द कंडीशन फॉर पैंडेमिक डिजीज़। और पैंडेमिक डिजीज़ जो WHO, अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पैंडेमिक कैन स्टार्ट विद द फॉलोइंग 3 कंडीशन। कौन कौन सा, इमरजेंस ऑफ डिजीज़ न्यू टू पॉपुलेशन, वो उस पॉपुलेशन में नया डिजीज़ आया हुआ, जैसे अभी कोरोना है, कोरोना बिल्कुल नया है, वो इसके पहले इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि कोरोना किस तरीके से काम करेगा, कैसे इसका फैलाव है, जो इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो इस पॉपुलेशन को, पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन को ये फर्स्ट टाइम नज़र आया है, तो इसलिए इसको फर्स्ट क्राइटेरिया में रखा गया कि वो पेंडेमिक होने के लिए। और दूसरी बात कि क्या देखें कि ये ओरिजिन चाइना से हुआ और बहुत ही रैपिडली वे में पूरे वर्ल्ड में फैल गया, मतलब बहुत ही इन्फेक्शियस डिजीज़ है। तो द सेकेंड पॉइंट इज इन्फेक्शियस डिजीज़ दैट कॉज सीरियस इलनेस एंड इट्स स्प्रेड एजेंट जो है बहुत ही ईजिली स्प्रेड हो रहा है, खांसने से, छींकने से। अभी कोरोना के एग्जांपल ले लीजिए ना, क्या करते हैं, खांसते हैं तब फैल जाता है, किसी को टच करते हैं तब फैल जाता है। तो मतलब ये जो एजेंट्स होता है बहुत ही ईजिली स्प्रेड कर सकते हैं अमंग ह्यूमंस। और ये 3 क्राइटेरिया अगर मीट कर गए तो वैसे डिजीज़ को हम लोग पैंडेमिक डिजीज़ नाम दे देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं पैंडेमिक डिजीज़ का। तो सबसे बढ़िया बेस्ट एग्जाम्पल तो अभी हम लोग कोरोना ही देख रहे हैं, तो चलिए कुछ प्रीवियस एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, सच एज एड्स। एड्स इज ऑल्सो ए पैंडेमिक डिजीज़। क्यों, क्योंकि ये थ्रू आउट द ग्लोब, थ्रू आउट द वर्ल्ड ये पूरे स्प्रेड हो चुका है। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल तो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर ही लिए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट डिजीज़ की तरफ चलते हैं, दैट इज़ पैंडेमिक डिजीज़, दैट इज़ स्पेनिश फ्लू। अब ये स्पेनिश फ्लू क्या है, तो जैसा कि नाम इंडिकेट करा, स्पेनिश मतलब स्पेन में ये सबसे पहले ओरिजिन हुआ था। ठीक है, और ये कब अकरेंस हुआ, तो इन 1918। तो द स्पेनिश इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक वाज कैटास्ट्रोफिक अगेंस्ट ऑल द मॉडर्न पैंडेमिक आर मेजर्ड। और इसमें देखने को क्या मिला था, तो इसमें ये देखने को मिला था कि इसमें लार्ज पॉपुलेशन, लगभग 20 से 40% वर्ल्ड का पॉपुलेशन अफेक्ट हो गया था। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर लिखा है कि दैट इज 20 to 40% ऑफ द वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन बिकम इल। 20 से 40% पॉपुलेशन पूरे दुनिया का बीमार पड़ गया था इसमें। ठीक, और 50 मिलियन, देखिए यहाँ पर लिखा 50 मिलियन पीपल डाइड। देखिए कितना बड़ा नुकसान हुआ था पूरे विश्व भर में, पूरे वर्ल्ड में लगभग 50 मिलियन लोग मारे गए थे। और ये भी कब, बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। जैसे कि अभी हम लोग कोरोना में देख रहे हैं कि ये दिसंबर में, या कह लीजिए जनवरी फरवरी में ये
पेंडेमिक घोषित किया गया था कोरोना का, और अभी तक देख लीजिए कितना लाख लोग मर गए। तो वही बातें हैं कि जो स्पेनिश फ्लू है वो सितंबर, देखिए यहाँ पर लिखा है सितंबर 1918 में ये स्टार्ट हुआ था और अप्रैल 1919, मतलब कि 5 से 7 महीने में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 8 मंथ में ये 50 मिलियन पीपल मर गए। सोच सकते हैं कितना खराब या कितना इन्फेक्शियस डिजीज रहा होगा। अप्रोक्सीमेटली 6,75,000 डेथ फ्रॉम फ्लू अकर्ड इन यूएस अलोन। सिर्फ यूएस में 6,75,000, मतलब कि 6.25 लाख पूरा यूएस में ही सिर्फ मरे। ठीक है, और इसमें मरने की जो रफ्तार थी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। कैसे कि अगर आपको सुबह में बिल्कुल फिट हैं, बिल्कुल फिट एंड फाइन है, कोई डिजीज़ नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है, हो सकता है दोपहर में आपको इन्फेक्शन लगा, पहला सिम्टम्स शो किया, और हो सकता है नाइट में, रात भर होते होते आप मर गए। इतना इसकी रफ्तार फास्ट थी। वही बातें यहाँ पर लिख दिया कि मैनी पीपल्स डाइड फ्रॉम दिस वेरी क्विकली, सम पीपल्स हु फेल्ट वेल इन द मॉर्निंग बिकम सिक बाय द नून एंड डेड बाय नाइटफॉल, पूरे रात भर में ख़त्म। ठीक है, तो इस तरीके से ये बहुत ही ड्रास्टिक डिजीज़ था स्पेनिश फ्लू दैट अकर्स इन 1918। ठीक, तो फिर बाद में ये क्या देखे कि ये जो स्पेनिश फ्लू हुआ, तो वही बात यहाँ पर लिखा है कि दोज हु डिड नॉट succumb टू द डिजीज विद इन फर्स्ट फ्यू डेज ऑफन डाइड और कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम फ्लू सच एज निमोनिया कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो अगर उस समय उस डिजीज से नहीं मरे तो फिर बाद में जाकर निमोनिया जो बैक्टीरिया से होता है उसके कारण वो मर जाते थे, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो चुका था। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट पैंडेमिक डिजीज़ की बात करते हैं, दैट इज़ एशियन फ्लू। अब ये एशियन फ्लू मतलब कि ये एशिया में ओरिजिनेट हुआ होगा, और एशियन कब ये स्टार्ट हुआ? 1957। कब? फरवरी में। तो एशियन फ्लू में देखिए लिखा है इन फरवरी 1957 एशियन इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक वाज फर्स्ट आइडेंटिफाई इन द फार ईस्ट। फार ईस्ट कहने का मतलब चाइना में ही इसकी ओरिजिन हुई थी। ये देखिए चाइना के बायोलॉजिकल चीज़ों पर ज़्यादा स्पेसिस पर ट्रायल करते रहते हैं, और जिसके कारण मल्टीपल डिजीज़ का ओरिजिन भी बहुत चाइना हुआ है। अभी आजकल कोरोना चाइना से ही ओरिजिनेट हुआ है। एशियन फ्लू 1957 में जो एशियन इन्फ्लुएंजा हुआ था वो भी चाइना से ओरिजिनेट हुआ था। चलिए देख लेते हैं। इम्यूनिटी टू दिस स्ट्रेन वाज रेयर इन पीपल लेस देन 65 ईयर्स ऑफ एज। 65 साल से कम लोगों के इम्यून सिस्टम काफ़ी कम था, जिसके कारण ये पूरे अफेक्ट करना शुरू कर दिया था। बाद में जाकर अप्रैल मई में वो वैक्सीन वगैरह तैयार करना शुरू कर दिए। In preparation, vaccine production began in late 1957 and health official increased surveillance और फ्लू आउटब्रेक उसको रोका जा सका। ठीक, इसी तरीके से हम लोग थर्ड टाइप ऑफ डिजीज, पैंडेमिक डिजीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है हांगकांग फ्लू। अब ये कब ओरिजिन हुआ? तो 1968। अब जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा हांगकांग, मतलब कि ये फ्लू जो है वो हांगकांग से ओरिजिनेट हुआ। ठीक, इन अर्ली 1968 द हांगकांग इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक फर्स्ट डिटेक्टेड इन हांगकांग। द फर्स्ट केस in US were detected early in September of the year, that is 1968, but ये पूरे यूएस में उस समय नहीं फैला था। ये एक पहला केस था जो यूएस में मिला था सितंबर में। बाद में जब ये पूरा स्प्रेड होना शुरू किया तो दिसंबर तक जाते जाते बहुत सारे लोगों में फैल गया, और इसके कारण दिसंबर 1968 और जनवरी 69 में बहुत सारे लोग मरे जो 65 ईयर्स के ऊपर के थे। Those over the age of 65 were almost likely to die. The same virus, वही वायरस हांगकांग फ्लू फिर से रिटर्न हुआ 1960 में और 1972 में, बट उस समय क्या हुआ था?
उसमें हम लोग के पास उसकी जानकारी हो गई थी, तो हम लोग उससे ज़्यादा लोग उसमें डेथ नहीं हो पाए थे और उससे फिर बच गए थे। तो इन 1970 एंड 1972 द नंबर्स ऑफ डेथ बिटवीन सितंबर 1968 एंड मार्च 1969 दिस पेंडेमिक डिजीज डेथ वाज 33,800। ठीक है, तो जो ये 1968 में इन्फ्लुएंजा आया था, हांगकांग इन्फ्लुएंजा, उस समय 33,000 या बोल सकते हैं लगभग 34,000 पीपल मरे थे। सो दीज ऑल आर द पेंडेमिक डिजीज। ओके माय फ्रेंड्स, ठीक है बच्चे। तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, दैट इज पेंडेमिक थ्रेट। अब ये पेंडेमिक थ्रेट क्या होता है? थ्रेट कहने का मतलब क्या हुआ कि अब कोई डिजीज़ पर कंट्रोल अगर नहीं हो पा रहा है तो हम लोग उसको बोल देंगे कि ये थ्रेट है भाई, इससे बच के रहिए, इसको जितना प्रिकॉशन लेना है लीजिए, क्योंकि वो डिजीज़ कब स्प्रेड ज़्यादा होना शुरू कर जाए, कब लार्ज पॉपुलेशन को इन्फेक्ट कर दे, तो इसीलिए उसको बोलते हैं हम लोग थ्रेट्स। और ये चूँकि पूरे ग्लोबली फैल सकता है तो इसलिए इसको हम लोग बोल देते हैं पेंडेमिक थ्रेट्स। तो चलिए डिस्कस करते हैं पेंडेमिक थ्रेट्स। चलिए, पेंडेमिक थ्रेट्स क्या है? तो पेंडेमिक थ्रेट्स रेफर्स टू ए कंडीशन व्हेन देयर इज ए थ्रेट फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज एंड इट माइट टेक ए पेंडेमिक फॉर्म that spread through worldwide if not controlled in time and measured are not taken to control or prevent it। क्या बोले कि अब वो डिजीज़ अगर वो उस जगह से निकल कर पूरी दुनिया में फैल सकता है तो उसको हम लोग थ्रेट नाम दे दिए, क्योंकि अगर उसको कंट्रोल नहीं किया जाए, अगर यही चीज़ें अभी अब देख लीजिए कोरोना है, अगर उस कोरोना को चाइना कंट्रोल कर लेता और किसी को नहीं फैलने देता, तब तो वो नॉर्मल एक डिजीज़ आ जाता, एंडेमिक डिजीज़ होकर रह जाता। लेकिन अगर वही डिजीज़ को कंट्रोल नहीं किया गया, पूरे दुनिया को फैलना शुरू कर गया, तो WHO ने बोल क्या दिया? पेंडेमिक डिजीज़। ठीक, तो वही एक थ्रेट की तरह काम करता है, एक इसको आउटब्रेक बोल सकते हैं कि अगर इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो पूरा दुनिया को फैल जाएगा। दिस इज कॉल्ड द पेंडेमिक थ्रेट्स। तो अभी तक हम लोग देखे कि पेंडेमिक थ्रेट्स क्या है, और ये अभी हम लोग 4 रिसेंटली फ्लू या जिसको हम लोग बोल सकते हैं थ्रेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो है 1976 में स्वाइन फ्लू थ्रेट्स आया था। अब क्या हुआ कि सबसे पहले ये डिस्कवर कहाँ पर हुआ? तो सबसे पहले पाया गया था यूएस में। देखिए यहाँ लिखा है, व्हेन ए न्यू वायरस वाज आइडेंटिफाइड एट फोर्ट डिक्स इन यूएस, तो इसको किलर फ्लू नाम दिया गया। अब उस समय ये लगा कि अगर ये लैब से बाहर आउटब्रेक चला जाए तो ये पूरे लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को इन्फेक्ट कर सकता है, इसलिए उसको स्वाइन फ्लू थ्रेट्स नाम दे दिया गया। तो देखिए, एक्सपर्ट्स वेयर एक्सट्रीमली concerned because the virus was thought to be related to the Spanish flu that occurs in 1918। 1918 में जैसा स्वाइन फ्लू हुआ था, ठीक उसी तरीके से नया वायरस मिला, और नया वायरस मिला तो कहीं लगा कि स्वाइन फ्लू की तरह पूरे लार्ज पॉपुलेशन को, पूरे वर्ल्ड को इन्फेक्ट ना कर दे, तो इसलिए उसको थ्रेट नाम दे दिया गया कि ताकि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा केयरिंग कर सकते, ज़्यादा मॉनिटरिंग किया जा सकता है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकें। ठीक है, तो द कंसर्न दैट ए मेजर पेंडेमिक could swipe across the world led to a massive mass vaccination campaign to the in United States। और इस तरीके से उसको रोकथाम के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में वैक्सीन वगैरह तैयार करना शुरू कर दिए। ठीक उसी तरीके से 1977 में एक रशियन फ्लू आया था, जिसको हम लोग फिर रशियन फ्लू थ्रेट्स नाम दिया गया। In 1977, the influenza virus first detected in North China। देखिए फिर नॉर्थ चाइना से ही डिटेक्शन हुआ है। ठीक है, तो नॉर्थ चाइना spread rapidly to Russia and caused epidemic disease in children and young adults less than 23 years over worldwide। पूरे दुनिया में ये 23 साल से कम के बच्चों को ये इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया था, इसलिए उसको, और चूँकि ये चाइना से ओरिजिनेट हुआ और रशिया में सबसे पहले देखने को मिला था, इसलिए उसको रशियन फ्लू थ्रेट्स नाम दिया गया।
ठीक उसी तरीके से जो नेक्स्ट डिजीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट थ्रेट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द एवियन फ्लू थ्रेट्स दैट अकर्स इन 1997। ठीक है, तो यहाँ एवियन की बात कर रहे हैं, मतलब एवियन का मतलब क्या होता है, बर्ड। तो ये थ्रेट्स जो है सबसे पहले बर्ड्स में देखा गया था, और बर्ड्स से फिर वो कहाँ पर आया, ह्यूमंस में आना शुरू हुआ, ह्यूमंस को अफेक्ट करना शुरू किया। ठीक है, तो ये कब स्टार्ट हुआ, 1997। ठीक, तो 1997 avian flu threats. The most recent pandemic threats occur in 1997 and 99. In 1997, at least a few hundred people become infected with the avian flu virus in Hong Kong and 18 people were hospitalized. तो ये भी हांगकांग में हुआ और कुछ लोग हॉस्पिटलाइज भी हुए, लगभग 18 लोग। अब ये एवियन क्यों बोल रहे हैं वो भी डिस्कस करना है। तो दिस वायरस वाज डिफरेंट बिकॉज इट मूव्स डायरेक्टली फ्रॉम चिकन टू पीपल, मतलब बर्ड से ये पीपल में आया है, लोगों में आया है, इसलिए इसको नाम दिया गया एवियन फ्लू। In addition, most severe illness occurred in young adults similar to illness caused by a Spanish flu virus that occurs in 1918। तो बिल्कुल उसी तरीके से यंग वंस में या एडल्ट में सिम्टम्स देखने को मिला था कि जैसा स्पेनिश फ्लू में देखने को मिला था। ठीक, द नेक्स्ट थ्रेट इज स्वाइन फ्लू थ्रेट्स। स्वाइन फ्लू थ्रेट्स ये रिसेंटली 2009 में देखने को मिला था। तो इन अप्रैल 2009 ए न्यू स्ट्रेन दैट इज नोन एज H1N1, बहुत नाम सुने होंगे, ये न्यूज़ में बहुत बार आया था। तो H1N1 जो कि स्वाइन फ्लू की तरह, ये स्वाइन फ्लू जिसको बोलते हैं, ये इमर्ज हुआ था और ये तुरंत फैलने वाला था, और इसका सिम्टम्स क्या था, सर्दी, खांसी, कफ, कोल्ड, यही सब था। तो इसको नॉर्मली फ्लू की तरह लोग देखते थे, लेकिन ये चूँकि रफ्तार, इसके फैलने की रफ्तार, मोड ऑफ इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा था, इन्फेक्शियस था, इसलिए इसको थ्रेट्स नाम दिया गया था। और इसी के कारण क्या हुआ था कि चूँकि ये छोटे बच्चों में होने की संभावना बढ़ी हुई थी, तो जिसके कारण जो उस रीजन के स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, सबको शट डाउन कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। तो वही बात यहाँ लिखा है कि दिस फ्लू, कफ एंड कोल्ड, it was feared to be pandemic, and so the schools and regions were shut down with reporting of even a few cases to check the spread। तो अगर वो कॉलेज और स्कूल्स अगर बंद हो जाते हैं तो उससे मोड ऑफ जो इन्फेक्शन होता है वो ब्रेक डाउन होगा, उस तरीके से रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग देखें पैंडेमिक डिजीज़ के बारे में। अभी हम लोग बात करते हैं स्पोरेडिक डिजीज़। स्पोरेडिक डिजीज़, अब स्पोरेडिक डिजीज़ का मतलब क्या होता है, तो स्पोरेडिक डिजीज़ दैट सीन ओनली ओकेजनली एंड यूजुअली विदाउट जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो वैसे डिजीज़ को हम लोग बोलते हैं स्पोरेडिक डिजीज़ बोलते हैं। मीन्स देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू स्कैटर्ड इंडिविजुअल्स केसेस ऑफ डिजीज़ दैट लाइक malaria, dengue and other diseases. This sporadic disease may caused by bacteria, viral and in some cases genetic disorder। तो जेनेटिक डिजीज़ के कारण भी स्पोरेडिक डिजीज़ हो सकता है। लेकिन अगर ये जेनेटिक डिजीज़ में बोल रहे हैं कि अगर फैमिली में किसी को नहीं हो गया है और बच्चे को एक अकरेंस हुआ, फर्स्ट टाइम ये इमर्ज हुआ है, तो वैसे डिजीज़ को हम लोग बोलते हैं स्पोरेडिक जेनेटिक डिजीज़। ठीक है, और ये चूँकि अब किसी पेरेंट्स में नहीं था, ये अचानक से हुआ है, तो मतलब कि इसके जो जीन्स हैं वो म्यूटेट कर गया है। तो द काउज ऑफ दिस डिजीज़ इज यूजुअली रैंडम म्यूटेशन इन जीन in the DNA that occurred somewhere in the development of the fetus। वो fetus जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तब उसके जेनेटिक मैटर्स में, डीएनए में कुछ चेंजेस हो गया होगा, जिसके कारण उसमें डिजीज़ हो रहा है, जबकि उसके पेरेंट्स में अभी तक किसी में देखने को नहीं मिला था। ठीक है, तो वही बात बोल रहे हैं कि द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक डिजीज़ इज़ नॉर्मली या जनरली अननोन। अभी तक नहीं पता चला कि किस तरीके से ऐसे हो रहा है।
लेकिन क्या बोल रहे हैं कि अगर म्यूटेशन होता है, रिसेसिव जीन में होता है, तब पेरेंट्स में तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन उसका ऑफस्प्रिंग में देखने को मिल जाएगा। वही बात यहाँ पर लिख दिया है कि इफ म्यूटेशन फॉर डिजीज अकर इन रिसेसिव जीन, इट इज पॉसिबल दैट नाइदर पेरेंट्स शो डिजीज, नाइदर पेरेंट्स शो द डिजीज एंड इट अपीयर सडनली इन दियर चाइल्ड, मतलब ऑफस्प्रिंग में हो गया। और इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि जैसे अब ये क्या बोल रहे हैं कि ये क्रोमोजोम या डीएनए के चेंजिंग के कारण हो सकता है, तो वहीं पर एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, दैट इज कॉल्ड द डाउन सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, तो डाउन सिंड्रोम में इडियोसी देखने को मिलता है, शॉर्ट स्टैचर देखने को मिलता है, मेंटली डिसेबल देखने को मिलता है, ये सब सिम्टम्स है। अब ये डाउन सिंड्रोम होता कैसे है, तो डाउन सिंड्रोम ऐसे होता है बच्चे, डाउन सिंड्रोम ऐसे होता है कि जब क्रोमो डीएनए क्या है, डीएनए इज द कंडेंस्ड फॉर्म एंड मेक्स क्रोमोजोम। तो क्रोमोजोम का जब सेपरेशन हो रहा होता है, तब इस क्रोमोजोम को इधर जाना चाहिए और इस क्रोमोजोम को इधर जाना चाहिए। लेकिन जब सेपरेशन के टाइम में हो सकता है कि ये दोनों डीएनए, दोनों क्रोमोजोम एक ही तरफ मूव कर जाए। तो क्या हुआ, नॉर्मली उसको हम लोग ह्यूमन के केस में बात करते हैं कि ह्यूमन के केस में 46 क्रोमोजोम होता है, ठीक है, दैट इज 23 पेयर्स, ठीक। लेकिन अगर ये सेपरेशन के टाइम में 46 के जगह पर ये भी अगर, मतलब ये अगर इधर जाता, ऐसे ऐसे हाफ जाएगा, तो 46 चला जाता, 23 पेयर चला, लेकिन संजोग से ये भी अगर इधर चला गया तो मतलब एक बढ़ जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 47 क्रोमोजोम। तो 47 क्रोमोजोम बढ़ जाता है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ट्राइजोमी, ठीक है। तो ट्राइजोमिक कंडीशन अगर होता है जिसके कारण अगर एक क्रोमोजोम की संख्या बढ़ जाती है, तो यहाँ पर हम लोग डाउन सिंड्रोम की बात कर रहे हैं। तो डाउन सिंड्रोम में 21st क्रोमोजोम 23 पेयर का होता है, तो उसमें से जो 21st क्रोमोजोम होता है, इसमें एक प्लस हो गया, एक क्रोमोजोम की संख्या बढ़ गई, तो इसको हम लोग बोलते हैं 21st ट्राइजोमिक क्रोमोजोम बोलते हैं, या इसको हम लोग बोल सकते हैं ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोजोम। तो अब क्या हो जाएगा, टोटल 46 क्रोमोजोम होना चाहिए था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, 47 एक बढ़ गया। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। देखिए यहाँ पर वही बात लिखा है, स्पोरेडिक डिजीज, sporadic disease could be due to the chromosome number abnormality like Down syndrome. Down syndrome is due to trisomy of 21st chromosome. Normally बोल रहा है 2 chromosomes of one kind. Trisomy means 3 chromosomes of one chromosome that total 47 chromosome instead of 46. और ये पॉपुलेशन में लगभग 2 से 5% चिल्ड्रन में ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सब कैसे होता है, किस एजेंट के थ्रू होता है, बैक्टीरियल होता है कि वायरल होता है कि पैरासिटिक या जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, अभी तक उतना बढ़िया से समझ में नहीं आया है। तो वही बातें यहाँ लिखा है कि द कॉज ऑफ स्पोरेडिक डिजीज, जेनेटिक डिजीज इज नॉट वेरी मच क्लियर, ठीक है। इट कुड बी ड्यू टू रिसेसिव ट्रेट्स, इट कुड बी एबनॉर्मल क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज के कारण, या म्यूटेशन के कारण भी हो सकता है। तो ये हम लोग अभी तक इसके बारे में किस तरीके से जेनेटिक डिजीज हो रहा है, ये म्यूटेशन हो रहा है, नहीं पता है। तो ऐसे डिजीज़ को हम लोग स्पोरेडिक डिजीज़ बोलते हैं। और इस तरीके से ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से शुरुआत करेंगे, तब तक पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।